दो बड़े अधिवक्ता जो हैं, दो बड़े जो लॉयर्स हैं, जो कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स हैं। हालांकि यहां पर वो पक्ष मुस्लिम संस्थाओं की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रख रहे हैं। सवाल बार बार कांग्रेस पर यही उठता रहा है कि मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया गया है, असल में उनके हक की लड़ाई वो कभी नहीं लड़ पाए। ये आरोप हमेशा लगता रहा है आपकी पार्टी पर। देखिए रूबिका जी, आरोप लगाना बहुत आसान है और लोग लगाते रहते हैं। सत्ता जो करेगा उसके ऊपर आरोप लगेंगे। थोड़ा सा बेसिक देखिए, आपको पता है या कुछ बुद्धिजीवी को पता है या कुछ क्लास को पता है, भारत की 145 करोड़ की आबादी जो 70% करीब गरीबी रेखा के आसपास है, उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि वक्फ को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चली अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित किया गया है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान किसी भी व्यक्ति को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को 2 नंबर का नागरिकता नहीं अधिकार देता। सबको ये देता कि समानता का अधिकार बाबा साहब का संविधान देता, जो हिंदुस्तान में रहते हैं। क्योंकि यहाँ वेस्ट लोकतंत्र है, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है जर्मन की तरह। आपको याद होना चाहिए कि 1913 में मुस्लिम वक्फ वैधीकरण अधिनियम लागू हुआ था और इसे अधिनियम को, मुस्लिम भी इसी भारत का नागरिक है, देश का नागरिक है, संसार का नागरिक है। इस अधिनियम को मुसलमानों ने अपने परिवार और वंशजों के लाभ के लिए वक्फ बनाने के अधिकार को स्पष्ट और पुष्टि की, जिसमें अंतिम धर्मार्थ उद्देश्य शामिल है। जब धर्मार्थ उद्देश्य शामिल है, फिर बाद में इसमें मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923, मुसलमान वक्फ विधि मान्य अधिनियम 1930, वक्फ अधिनियम 1954, वक्फ अधिनियम संशोधन 1995 और अब ये 2025 आया है। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए। कलेक्टर जो होता है वो जिला प्रशासन, यानी जहां सरकार का मुखिया होता है तो उससे पोस्ट करते हैं, उनकी मर्जी के कलेक्टर पोस्ट होते हैं। और कलेक्टर का पोस्ट होने का मतलब है देश की सरकार का आदेश, सरकार के मुखिया का आदेश, जो वो चाहेंगे वो होगा। क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझकर थोड़ा सा जाना पड़ेगा। जब किसानों के काले कानून लागू हो रहे थे तो पूरे देश में एक बड़े उद्योगपति ने पूरे देश में किसानों के उस अधिनियम के तहत अपने बहुत बड़े बड़े कार का वो बना लिए गए थे, जिन्हें गोदाम बोलते हैं। बाद में जब वो कानून रद्द हो गया तो वो जमीन उनके पास है, लेकिन क्या हुआ, जाना कहां जा रहे हैं जी, केवल मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा हूँ, हाँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए बस। हाँ, क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वक्फ की हिंदुस्तान में जो महत्वपूर्ण जमीन दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, बंगलोर में, बंगाल में, सब जगह हैं, उन जमीनों के ऊपर साहब के मित्र की निगाह है और वो चाहते हैं कि उन जमीनों में कोई ऐसा कानून करके उसको उस मुस्लिम भाइयों के अधिकार से वंचित करके गरीबों से हटा के उन जमीनों को उनको देने का प्रावधान भविष्य में आने वाला है। ये क्रोनोलॉजी में बता रहा हूं, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। बहुत ही हल्के स्तर की आप बात कर रहे हो। ये क्रोनोलॉजी आने वाले कल में आएगी। ये हमारी सोच है, ये देश की सोच है, मुसलमानों के लिए नहीं सोच रहे हो, गरीब मुसलमानों के लिए नहीं सोच रहे हो। अजय जी, एक सेकंड मेरी बात। अजय जी केवल बीच में नहीं आप, अरे हमने आपको बहुत मैं कायदे से आपको सुन रही थी, मुझे लगा आप कहीं पहुंचना चाह रहे हैं, आप कहीं पहुंचे ही नहीं पा रहे हैं सर। वो बी ग्रेड फिल्म का 3rd क्लास स्क्रिप्ट राइटर जो होता है ना, जो एक प्लॉट बनाता है, अजीब और गरीब प्लॉट, आपको ये अधिकार है, आप इसे नहीं अजय जी, मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, पर ये जो आपने लॉजिक रखा है वो बिल्कुल कुछ ऐसा ही था। बी ग्रेड फिल्म के 3rd ग्रेड स्क्रिप्ट राइटर की एक तरफ से एक प्लॉट बनाया गया और वो प्लॉट आपने सामने परोस दिया। मुझे ये बताइए अजय जी, यहाँ पर मैं देखिए, ऐसा कहते हैं एंकर का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है जब वो चेयर पर बैठता है, दिस इज फैक्ट, राइट। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ ना, मैं फख्र से कहती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। यासिर जिलानी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी मुसलमान है। शालिनी जी जो बैठी हुई है मुसलमान, मौलाना साहब जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान, मौलाना साहब माशाल्लाह से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। हम 4 लोग आपको बैठ के यहाँ पर दिल पर हाथ रखकर सच्चाई से बता सकते हैं अजय जी, यू नो नथिंग अबाउट वक्फ एंड द वे द वक्फ वाज वर्किंग। आप प्लीज इस बात को समझिए। मौलाना साहब भी इस बात को मानते हैं, अगर हम चारों के इस्लाम में वक्फ जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सर पकड़े हुए हैं, अगर उस पर इन तमाम पदाधिकारियों ने वक्फ के काम किया होता
तो आज इस्लाम में मुफलिसी नहीं होती, आज मेरी बेवा जो बहनें हैं आज वो दुखी नहीं होती, आज सारी बच्चियां सारे बच्चे मुसलमान धर्म से जो ताल्लुक रखते हैं सर, इंजीनियर, डॉक्टर और न जाने क्या क्या बन गए होते। इतनी वक्फ के पास प्रॉपर्टी है, तीसरे नंबर पर है वक्फ की प्रॉपर्टी पूरे हिंदुस्तान में। आप समझिए इस बात को। और वक्फ किस लिए होता है? तैयार है। वक्फ किसके लिए होता है? गरीबों के काम आ सके वो संपत्ति, उससे उपजने वाली जितना भी प्रॉफिट है उसका इस्तेमाल गरीबों के लिए होना चाहिए। कितने कॉलेजेस है मुझे बताइए, अजय जी बताइए, मुसलमानों के लिए कितने कॉलेजेस, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने स्कूल, कितने हॉस्टल, कितनी धर्मशालाएं हैं इस पूरे हिंदुस्तान में, वक्फ की इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद। रूबिका जी देखिए, भारत का संविधान और फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, एंकर को अपनी बात पूछने का, अपने तरीके से रखने का हक देता है, लेकिन जो नागरिक है भारत का, किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, प्रवक्ता है, नेता है, उसको भी अपनी तरीके से रखने का, समझदारी से काम लेना जान गया है, उसे पता है कि समझदारी से काम कैसे लेना है। आप भड़काते रहिए, वो भड़कने वाला नहीं है। इस हिंदुस्तान में मैं आपको बताती हूँ, ये हम भड़काने वाला काम नहीं कर रहे, हम आईना है दिखा रहे हैं। मतलब है सेकंड सिटीजनशिप, ये वक्फ के लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को सेकंड सिटीजनशिप जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। एक बड़ी खबर मैं दे दूं, उसके बाद शालिनी जी